Hello everyone. Let's start with part 1 of our lecture series on POXO. And without wasting any time, मैं directly POXO के introduction से start करूंगी. Now see, POXO जब हम पढ़ेंगे तो POXO में सबसे पहला चीज हमें क्या याद रखना है कि कब कौन से ईयर का है. It is of 2012 and उस ईयर का कौन से नंबर ऑफ एक्ट है. जितना डिटेल में हो सके हमको उतना डिटेल में याद रखने की कोशिश करनी होगी, स्पेशली जो लोग जुडिशियरी में जा रहे हैं. तो दिस इज एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012. ठीक है. नेक्स्ट, ये पॉक्सो एक्ट 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो ज्यादा नहीं है, डुएबल है. पहले ये 3 चीज तो हमको याद आ गई, समझ में भी आ गई. अब नेक्स्ट मेजर चीज क्या है? 3 मेजर चीज है. इनैक्टमेंट डेट कब है, एनफोर्समेंट डेट कब है एंड मेजर अमेंडमेंट कब है. सी, एनैक्टमेंट डेट है 2012 का 19th ऑफ जून. एनफोर्समेंट डेट बहुत इजी है, चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट है तो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है, तो 14 नवंबर 2012 को है इसका एनफोर्समेंट. एंड उसके अलावा जो हमें याद रखना है वो है मेजर अमेंडमेंट जो 2020 में आया है, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें याद रखना है. नाउ पॉक्सो का हमने एनैक्टमेंट पढ़ लिया, एनफोर्समेंट पढ़ लिया, अमेंडमेंट पढ़ लिया, ईयर याद रख लिया, कौन से चैप्टर्स कितने सेक्शंस है ये भी याद रख लिया. पर हमें जानना पड़ेगा कि पॉक्सो लाने के पीछे हिस्ट्री क्या था, क्यों लगा एक स्पेशल एनैक्टमेंट. चलिए वो जानते हैं. सी, पहले तो हमको जानना है कि कहां से आती है ऐसी पावर जहां हमें एक स्पेशल एनैक्टमेंट करने की पावर मिलती है. आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इस आर्टिकल जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent. Nothing in this article shall prevent the state from making special provisions for women and children. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत जो पावर है उसी से ही पॉक्सो एक्ट किया गया है. उसके साथ हम डीपीएसपी को कैसे भूल सकते हैं, डीपीएसपी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी है उसमें भी ये वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड प्रोविजंस एम्पावरिंग है. उसके अलावा इंडिया और एक चीज के तहत बाउंड था, 2 वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है. एक तो वियना डिक्लेरेशन है, एक है यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएनसीआरसी. सी, ये अडॉप्ट किया गया था बाय यूएन ऑन 1989. इट वाज एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1990, 2 साल बाद. एंड इंडिया ने कब रेटिफाई किया? 1992. तो जब कोई कंट्री एक कन्वेंशन को रेटिफाई करता है तो उसके तहत जो भी मैंडेट है उस कन्वेंशन में उसको फॉलो करना भी मैंडेटरी हो जाता है. उसको फॉलो करने का सबसे इजी तरीका है कि कंट्री में एक नया और स्पेशल कानून लाया दिया जाए जिसके द्वारा ये कन्वेंशन की इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो किया जाए. तो इस कन्वेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स क्या है तो एक बार वो देख लेते हैं. See, it talks about right to life, survival, development, education, facilities to reach their full potential. ये सब चाइल्ड के बारे में है, क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है ये. और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, राइट है, वो है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड नेग्लेक्ट एंड बाकी चीजें. इसके अलावा यूएनसीआरसी ने तो ये 1992 में इंडिया को मैंडेट कर दिया था कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए. इसके अलावा हमारे पास थे वियना कन्वेंशन. वियना कन्वेंशन भी सेम चीज कहता है ना. वियना कन्वेंशन के वियना कन्वेंशन में ना राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में भी बात किया गया है. तो उस राइट ऑफ चाइल्ड में देखिए क्या बोलता है. आफ्टर अर्जिंग यूनिवर्सल रैटिफिकेशन ऑन द कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड, the conference went on to recommend that national and international mechanisms and programs should be strengthened for the protection of children, abandoned children, economically and sexually exploited children. Sexually exploited children के लिए provisions बनाइए, child pornography के लिए provisions बनाइए, child prostitutions के लिए provision बनाइए. वियना कन्वेंशन में भी बोला गया. तो अभी तक तो हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 39 डीपीएसपी है, यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट ऑफ चाइल्ड था, वियना डिक्लेरेशन था, पर फिर भी ये प्रोविजन नहीं आया था, फिर भी ये पॉक्सो एक्ट नहीं आया था. क्योंकि हमारे आईपीसी में
ऑलरेडी प्रोविजंस थे 375, 354, 377, ये सब प्रोविजंस थे हमारे आईपीसी में, जो ना हमारे चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता था अगर उनके साथ कुछ अननेचुरल, देखिए 377 में अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी भी प्रोहिबिटेड है। अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर चिल्ड्रन के साथ हो रहा है तो उसमें 377 भी लागू किया जाता था। 354 है, 375 रेप रिलेटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस आईपीसी में थे वो तो प्रोटेक्शन के लिए थे, तो ऐसा कोई स्पेशल इनैक्टमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि हमारे पास ये मैंडेट था थ्रू दीज कन्वेंशंस। तो ये सब तो चल रहा था देश में। फिर 2010 में आया एक फेमस केस, रुचिका गिरोत्रा केस। रुचिका गिरोत्रा केस, अब यहाँ पे विक्टिम का पिक्चर ऑलरेडी फेसबुक मतलब सॉरी गूगल में दिया गया है, तो वैसे एक्चुअली ये अलाउड नहीं है चाइल्ड के पिक्चर दिखाना, तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। सी इन दिस केस द रुचिका गिरोत्रा केस बहुत फेमस केस था 2010 का। इसमें क्या हुआ, involves a molestation of a 14-year-old girl by the Inspector General of Police Sambhu in Haryana, India। आप सोच सकते हैं जो पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है वो ही अगर हमारे साथ ही ऑफेंस कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन आता है। तो 2010 में इस केस ने तो बहुत हल्ला मचाया। फिर ये चाइल्ड के साथ हुआ क्योंकि फिर 2012 में आया निर्भया केस, दिल्ली गैंग रेप केस, जिसमें एक जुवेनाइल भी था अक्यूज्ड में से। अगर आप लोगों को याद हो तो एक जुवेनाइल भी था, क्योंकि तब उनको अभी पनिश नहीं किया गया था, उनको रिमांड होम में भेज दिया गया था क्योंकि तब प्रोविजन नहीं था। तो ये लूप होल मिल गया लॉ का कि अगर जुवेनाइल ऑफेंस करेंगे तो, और अगर जुवेनाइल के साथ ऑफेंस हो रहा है तो क्या आईपीसी के जनरल प्रोविजंस में ही पनिश करना सही है? इसलिए क्या हुआ, इसलिए आया एक डिमांड। सी all these events demanded a need for a special legislation and stringent provision for crime against children। stringent provisions चाहिए, ये special cases है, हमारे ऑलरेडी मैंडेट है, तो कहाँ है स्पेशल एक्ट? सी इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, ये फैक्ट है। 2011 के सेंसस में शो किया गया इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 472 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। प्रोटेक्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट। सी इतना पॉपुलेशन है चिल्ड्रन का, ये बहुत बड़ा क्लेम है जो 2011 के सेंसस में हमें पता चला कि हाँ इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है चिल्ड्रन का और उसका कोई स्पेशल इनैक्टमेंट नहीं है। और पॉक्सो के पहले सिर्फ गोवा था ऐसा एक स्टेट जो 2003 में एक चिल्ड्रन एक्ट लेके आए थे, was the only specific legislation for children abuse। So ये तो पूरा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को दे दिया। अब रुचिका गिरोत्रा केस हुआ, निर्भया केस हुआ, ये हमारे प्रोविजंस थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स in 2010 came up with a bill which is called the Criminal Amendment Bill 2010 to change IPC CRPC evidence। 2010 में IPC CRPC एविडेंस में चिल्ड्रन स्पेसिफिक मतलब प्रोविजंस लाने के लिए एनैक्टमेंट लाया गया, बिल लाया गया ना। एक चीज समझिए, ये अलग से अब तब अलग से एनैक्टमेंट ला नहीं रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि आईपीसी सीआरपीसी में ही एनैक्टमेंट कर रहे थे अमेंडमेंट के द्वारा। ये बिल जब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में गया तो इन्होंने एनसीपीसीआर को रिक्वेस्ट किया, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, टू स्क्रूटिनाइज द बिल कि ये क्या गुड एनफ है। उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया और बोला नहीं, दिस इज नॉट गुड एनफ, वी नीड अ स्पेशल एनैक्टमेंट। इतने से प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, हमें स्पेशल एनैक्टमेंट भी चाहिए क्योंकि प्रोसीजर रिलेटेड सेफगार्ड्स भी हमें देना है, सिर्फ क्रिमिनलाइज नहीं करना है। चाइल्ड अगर विक्टिम है, चाइल्ड अगर एक कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उनका ट्रायल कैसे चलेगा, उनके एविडेंसेस कैसे लेके जाएंगे, उनको कैसे, उनको क्या अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं अरेस्ट किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा। तो वो इसलिए पॉक्सो लाया गया और 19 जून 2012 में पॉक्सो को इनैक्ट कर दिया गया एंड 14 नवंबर, जैसे आप लोगों को पता ही है, 14 नवंबर 2012 में इसको इन्फोर्स किया गया, जैसे मैंने शुरू में बताया था चिल्ड्रंस डे। अब इतना तो हमें बैकग्राउंड पता चल ही गया, अब पढ़ते हैं एकदम डायरेक्ट। आई होप आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आ गया कि पॉक्सो क्यों आया। अब डायरेक्टली हम आते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट में। शॉर्ट टाइटल है पॉक्सो, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया
अब होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो JNK भी इंक्लूड होगा, ये एक्ट JNK पे भी लागू होगा क्योंकि 2019 का एक्ट है हमारे पास। इसके अलावा डेफिनेशन क्लॉज में अगर हम आए ना, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी प्रीलिम्स के MCQ में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आता है, ये वाला क्वेश्चन तो आता ही है, ये MCQ में पूछेंगे ही, जो जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ। वैसे भी जनरली पता होना चाहिए कि क्लॉज 2D ऑफ पॉक्सो में चिल्ड्रन को डिफाइन कर दिया जाता है समवन हु इज बिलो 18, एंड JJ एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 12 में चिल्ड्रन को डिफाइन किया जाता है समवन हु इज बिलो अ चाइल्ड, अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स इज कॉल्ड अ चाइल्ड और अ जुवेनाइल, एंड ये सेम डेफिनेशन है 2D एंड 2 क्लॉज 12 वाज JJ एक्ट। डेफिनेशन क्लॉज में बस इतना याद रखो। नेक्स्ट आते हैं, अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है, जो ना बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, पर ये ना जानना जरूरी है इसी स्टेज में, कि चाइल्ड का एज क्यों इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ द चाइल्ड क्यों डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, एज इन बाय दैट आई मीन बिलो 18 जो भी है वो चाइल्ड है, चाइल्ड एग्जैक्ट एज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट एज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक 14 साल का बच्चा और एक 16 साल का बच्चा में बहुत फर्क होता है, एक 9 साल का बच्चा और एक 16 साल के बच्चे, एक 17 साल के बच्चे में बहुत फर्क होता है, तो उसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एंड टाइप ऑफ ऑफेंस भी डिफरेंशिएट होगा। कहीं पे अगर वो 16 साल के हैं तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा, सॉरी 16 साल के 15 साल के कम है तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। जब वो सेम चीज किसी और बढ़ते उम्र के बच्चे में होगा तो उसका टाइप ऑफ ऑफेंस एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विल डिफर। तो इसलिए एज डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज डिटर्मिनेशन का प्रोविजन क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज तो कौन से प्रोविजन में बोल रहे हैं कि एज एग्जैक्ट एज डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। सी, अगर जब भी हम एज डिटर्मिनेशन की बात करते हैं ना, एज डिटर्मिनेशन हमेशा सेक्शन 94 ऑफ JJ एक्ट में होता है, एंड दिस इज रेड विद 34 ऑफ पॉक्सो, 34 ऑफ पॉक्सो, 94 ऑफ JJ एक्ट एंड सेक्शन 12 ऑफ JJ रूल्स, ये सेम है। इसको मैंने बस देखिए, इसके साइड में तो मैंने लिख दिया है प्रिजम्पशन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ एज आप लोगों के लिए, बट इतना आप लोगों ना, मतलब इसको पूरा सेक्शन पढ़ने से अच्छा मैं ये 3 चीजें आप लोग याद रखो, इतना भी याद रखोगे काफी है कि ये डिटर्मिनेशन का प्रोसेस ये है कि पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखेंगे, अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट करेंगे, ऑसिफिकेशन टेस्ट के द्वारा बच्चों का बोन का एज डिटरमाइन किया जाता है और उससे एक अप्रोक्स एज हमें पता चलता है। ये देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑसिफिकेशन टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल फ्रॉम स्कूल, एग्जामिनेशन बोर्ड, ये सब सर्टिफिकेट्स के एंड में ये है। हाँ, ये ऑर्डर उसी, ये ऑर्डर है, पहले 1 मैट्रिकुलेशन, फिर 2 बर्थ सर्टिफिकेट, 3rd ऑसिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है। अब देखो एक चीज ना, एक चीज याद रखना, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेंगे। सी, कोर्ट को भी ना एक प्रिजम्पशन करना पड़ता है, क्योंकि देखिए suppose a situation arises where the person is alleged to commit a sexual offense, देखने में clearly looks above 18, देखने में above 18 है, appearance above 18 है, पर reports but the defense produces document जिसमें ये दिखाया गया है कि age is under 18, तो कोर्ट क्या करेंगे? ऑफ कोर्स ये मानेंगे ना, बट इसमें ये याद रखना कि अंडर सेक्शन 94 क्लॉज 1 ऑफ JJ, ये 94 क्लॉज 1 क्लियरली कहता है कि अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन कैन बी रिलाइड अपॉन ओनली टू कंक्लूड दैट द पर्सन इज अ चाइल्ड, इट कैन नॉट बी द बेसिस टू कंक्लूड दैट द पर्सन वाज एन अडल्ट। अगर अपीयरेंस से बच्चा चाइल्ड लग रहा है तो प्रिजम्पशन चाइल्ड का ही होगा, पर अपीयरेंस से बच्चा अडल्ट लग रहा है तो रिपोर्ट देखना है, प्रिजम्पशन चाइल्ड के फेवर में होता है हमेशा, नॉट इन फेवर ऑफ एन अडल्ट। लुक वाइज अगर अडल्ट लग रहा है तो चलो अडल्ट है, नहीं लुक वाइज अगर अडल्ट लग रहा है तो रिपोर्ट पहले देखना है एक बार, चाइल्ड तो नहीं है ना ये, पर लुक वाइज अगर चाइल्ड लग रहा है तो चाइल्ड है, क्योंकि प्रिजम्पशन चाइल्ड के फेवर में होता है। ये पॉइंट ना बहुत मिस कर जाते हैं लोग, ये याद रखना। और 94 ऑफ JJ एक्ट, 34 ऑफ पॉक्सो, और ये तीनों के क्राइटेरिया भी कौन से मतलब सीरियल वाइज कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले मांगते हैं टू चेक द डिटरमाइन द एज ऑफ द चाइल्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, चाइल्ड JJ में ना चाइल्ड 2 प्रकार के होंगे, एक तो चाइल्ड जो विक्टिम है,
पॉक्सो में तो विक्टिम की बात मोस्टली विक्टिम और जेजे में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो होते हैं, जो चाइल्ड होके ऑफेंस करते हैं, ये जो डेफिनेशन है ना एज डिटर्मिनेशन का क्राइटेरिया है जो जेजे में दिया हुआ है 94 में, वो सेम पॉक्सो पे अप्लाई होगा। ये इसको हेल्प किया था जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, देखिए जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोला कि एज डिटर्मिनेशन क्लॉज विल अप्लाई ऑन पॉक्सो। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बोथ विल बी डिटरमाइंड, बोथ ऑफ देयर एज विल बी डिटरमाइंड एज पर द क्राइटेरिया लेड आउट इन 94। एंड 94 के जो क्राइटेरिया, अगर पॉक्सो में कोई चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविजन अप्लाई करना पड़ रहा है तो पॉक्सो में भी जेजे का ही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ एज मतलब मेंटल एज नहीं, फिजिकल एज क्लियरली, ये ईरा थ्रू मंजुला कृपेंद्रव वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली में बोला है। फिजिकल मेंटल एज नहीं चेक हो रहा है यहाँ चाइल्ड का। 9 साल का बच्चा स्मार्ट हो सकता है, पर हम 9 साल ही मानेंगे, 15-16 ईयर्स का नहीं मानेंगे। 15 ही है, वो स्मार्ट हो सकता है। ठीक है, अब ना एक चीज पे नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज में आते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोगों ने सुना है कि कॉन्सेंशुअल इंटरकोर्स करते हैं एडोलेसेंट्स, पर ये ना लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन है। ये वाला केस तो आप लोगों को पता ही होगा, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, पॉक्सो पढ़ना चाहते हो, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 375 एक्सेप्शन 2 को रेड डाउन किया था। इस केस में रेड डाउन किया था। सी, इस केस में क्या है कि लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन था। अगर आप शादीशुदा है और आप बिलो 18 है, तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। पर अगर आप बिलो 18 है और आप शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, तो वो ऑफेंस है। तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है लॉ में? सिर्फ शादी के बेस में चीज सेम ही हो रही है, बस शादी के बेस में कई जगह वो ऑफेंस है, कई जगह वो ऑफेंस नहीं है। सो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देखिए क्या बोला गया, एक बार ना पढ़ते, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इन 2013 a child rights organization Independent Thought filed a writ petition in public interest before the Supreme Court. It challenged the constitutionality of exception 2 of 375, which decriminalizes sexual intercourse by husband with his wife between 15 to 18. अगर वाइफ 15 to 18 के बीच में है, वाइफ फीमेल की बात कर रही है, और हस्बैंड इनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस नहीं है। पर यही अगर बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है तो वो ऑफेंस है। ये तो भाई ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या हेल्ड हुआ? सी, the court noted that the exception created an unnecessary artificial distinction between married and unmarried girls, held it arbitrary and discrimination under 14 and 15, article 14-15, violation of basic human right and dignity, 21 का भी violation बोला, और इन्होंने बोला as a result the court also noted that the exception was contradictory to the scheme developed by other pro-child legislation. ये pro-child legislation का भी violation है. So it said that as a result of the court's quashing down of this exception, the court quashed down this exception 2 of 375. It is now a heinous crime to have sexual intercourse with a wife without her consent. ये marital rape को नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है विदाउट हर कंसेंट। 15 से 18 वाले जो आप लोगों के अगर वाइफ है इस एज में, चाइल्ड है लॉ के लैंग्वेज में, अगर चाइल्ड वाइफ है आपका और आप 15 to 18 के एज में विदाउट हर कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो आप गए। She is above the when she is above the age of 15 years. The court preserved the lives of countless young girls by reading down this rule. But without, ठीक है, विदाउट आवर कंसेंट अगर ये कर रहे हो तो ये ऑफेंस है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया है। बट ये तो मैरिड केसेस में हो, अनमैरिड केसेस में, हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो होता है, एंड अभी बिलो 18 भी हो रहा है एंड होता है रोमांटिक रिलेशनशिप, तो इस केस में हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स है। सी, कुछ हाई कोर्ट्स बोल रहे हैं कि ये ऑफेंस है अगर लड़की अगर बिलो 18 है एंड लड़का भी बिलो 18 है या लड़का अबव 18 है,
कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप है। पर फिर भी कुछ क्या होता है कि लड़के को पनिश कर दिया जाता है कि नहीं, ये तो आप चाइल्ड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के आप पॉक्सो में आ जाओगे, आप जेजे में आ जाओगे। ये तो गलत है ना, क्योंकि कंसेंशुअल था लड़की की तरफ से। तो डिफरेंट हाई कोर्ट की कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स है, ये वाला तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ एक दो केसेस बहुत लैंडमार्क है। वेस्ट बंगाल का है, रणजीत राजवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें ना ये बोला गया है कि सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेनिट्रेशन एंड इंटरकोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आउटलाइन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली। सी इस केस में ना ऐसे बोला गया है कि देखो, पेनिट्रेशन जो होता है ना, वो एक यूनिलैटरल एक्ट है, but intercourse is a bilateral act. It is not a unilateral act. It is a bilateral act. So this distinction has to be drawn when we are dealing with such cases. ये penetration नहीं intercourse है, जो एक bilateral act है, इसमें consent है। सेम वे में विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट में मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे बोला कि देखो, पॉक्सो एक्ट वाज इनेक्टेड विद द एम टू प्रोटेक्ट एंड रेंडर जस्टिस टू विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ये प्रोटेक्ट करने के लिए है। इट कैनॉट बी यूज्ड एज अ टूल टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ऑब्जेक्ट कभी था ही नहीं इस एक्ट का कि एडोलेसेंट बॉय जो कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर किए उनको पनिश करे। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे केसेस में अगर हम एडोलेसेंट बॉय को पॉक्सो में ला रहे, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, ये रीसेंट केस है 2023 का। मैंने बोला था रीसेंट केसेस में कवर करूंगी, और ये देखिए आ गया मेरा रीसेंट केस, हर्ष विबोरे सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस, अगस्त 2023। सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारेडीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा हर्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट 3 जज बेंच था। PIL उन्होंने सुना, चैलेंजिंग द वायर्स ऑफ द क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 16 to 18, हर्ष विबोरे सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखना, ये एकदम पूरा एकदम रट जाना चाहिए। जैसे इंडिपेंडेंट थॉट का केस आप लोगों को समझ में एकदम पूरा लर्न बाय हार्ट हो गया, ये हर्ष विबोरे सिंगल भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस केस में बोला गया है, see apex court taking note of PIL sought a response from center and seeking direction to decriminalize the law on statutory rape often invoked against 16 for indulging in sexual intercourse. See basically इस केस में हुआ कि bench has issued notice to Union Minister of Law and Justice, Home Affairs, some other statutory body including the National Commission for Women। बोला गया कि आप एक काम करो, आप गाइडलाइन डायरेक्शंस दो कि इस केसेस में क्या करना चाहिए, अगर ऐसे केसेस आए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये PIL फाइल किया था हर्ष विबोरे सिंगल जी ने, एडवोकेट हर्ष विबोरे सिंगल जी ने। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस स्लाइड। तो हर्ष विबोरे सिंगल हमें याद रखना है, हमें इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याद रखना है, हमें जर्नैल सिंह का केस याद रखना है जिसमें बोला गया कि सेम टेस्ट होगा पॉक्सो और जेजे के लिए, हमें कन्वेंशन याद रखना है। एंड इस थ्रू दिस लेक्चर आई ट्राइड टू कवर ऑल द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉक्सो। एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, एक बैकग्राउंड सेट हो गया पॉक्सो के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2। पॉक्सो में चैप्टर 2 नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि वहां ऑफेंसेस डिफाइन किया, पनिशमेंट डिफाइन किया गया, एंड ऑफेंसेस का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। जो एग्रावेटेड है उनका एज क्या है चाइल्ड का, वो याद रखना, क्योंकि वो पूछते हैं MCQ में। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बताइए, आप लोगों के भी इनपुट दीजिए, और भी कोई रीजन के लिए तो कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट चेक करते हैं तो वहां से उन लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल टू मी, टू एवरीवन। सो कीप स्प्रेडिंग लीगल नॉलेज और अच्छे से पढ़ते हैं पॉक्सो। थैंक यू एवरीवन।